स्वागत है आपका स्वयं की गणित में। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट लेके आए हैं, तो आप लोग इस टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा और आप लोग अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि ये पता चल सके आप लोगों की कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अगर आप लोगों ने हिंदी का टेस्ट नहीं दिया है तो चैनल पर जाकर आप लोग उस हिंदी के टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो भाई चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। भारत से निर्यात में अधिकतम हिस्सेदारी निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप की है? तो भारत से निर्यात में अधिकतम हिस्सेदारी किस महाद्वीप की है? अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखें, तो इसमें भारत से निर्यात में अधिकतम हिस्सेदारी जो है वो है एशिया महाद्वीप की है। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है तो वो किया जाता है एशिया महाद्वीप में किया जाता है। तो एशिया महाद्वीप में ये किया जाता है लगभग 47.8% एशिया में किया जाता है, जबकि यूरोप में जो हिस्सेदारी है वो है यूरोप की जो है वो 19.3% है, और उत्तरी अमेरिका की जो हिस्सेदारी है वो 18.8% के करीब है, जबकि अफ्रीका की जो हिस्सेदारी है वो है लगभग में 9.1% के करीब है। तो भारत से निर्यात में अधिकतम जो हिस्सेदारी है वो एशिया महाद्वीप की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने आत्मकथा इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है? तो किसने अपनी आत्मकथा इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम इन ऑटोबायोग्राफी लिखी है? तो ये किसने लिखी है? तो ये जो लिखी है ये है हरिवंश राय बच्चन जी की। किसकी है? तो ये जो है ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवराय द्वितीय की अवधि के दौरान जिस फारसी विद्वान ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था वो था अब्दुल रज्जाक था। तो ये अब्दुल रज्जाक ने ही विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। और ये जो डोमिंगो पेस था ये एक पुर्तगाली यात्री था। ये डोमिंगो पेस था जो ये पुर्तगाली यात्री था। ये डोमिंगो पेस था जो ये पुर्तगाली यात्री था। तो डोमिंगो पेस ने जब विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था तो उस समय विजयनगर साम्राज्य का जो राज शासक था वो था कृष्णदेव राय था। तो उस समय कृष्णदेव राय था जो विजयनगर साम्राज्य का शासक था। वही जो जब नूनीज ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था तो ये नूनीज भी एक पुर्तगाली यात्री था। नूनीज भी एक पुर्तगाली यात्री था, और इसने भी जब विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था तो उस समय वहाँ का जो राज शासक था वो था अच्युत देव राय था। तो उस समय वहाँ का जो शासक था वो अच्युत देव राय था। तो नूनीज भी एक पुर्तगाली यात्री था, और ये अच्युत देव राय शासक के दौरान में इसने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। और ये जो निकोला डी कोंटी था ये एक इतावली विद्वान था। ये एक इतावली विद्वान या यात्री था। इसने जब विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था तो उस समय जो वहाँ का राजा था तो वो था शासक था देवराय प्रथम था। तो उस समय वहाँ का शासक देवराय प्रथम था। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो इनमें से कौन सा प्रावधान है जो नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों का दोनों का एक भाग है? तो इसमें कौन सा प्रावधान है? तो जो ये प्रावधान है वो है पर्यावरण संरक्षण का। जो पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान है ये ही दोनों के लिए ही है, मतलब कि नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का ही भाग है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया और किस राज्य में किया गया है? तो अगर आप लोगों को आंसर पता है तो उसका आंसर कमेंट करिएगा। तो ये जो किया गया है ये तेलंगाना में किया गया। तो ये जो किया गया है तो ये तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना के कोंडाकल गांव में किया गया। ये तेलंगाना के कोंडाकल गांव में किया गया है। कोंडाकल गांव में किया गया है। तो ये सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का जो उद्घाटन किया गया ये तेलंगाना में किया गया। तेलंगाना के कोंडाकल गांव में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप लोगों को अगर आंसर पता है तो कमेंट करिएगा। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है ये जिनेवा में स्थित है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है ये जिनेवा में स्थित है। और ये भारत में पहला श्रम संगठन जो बनाया गया था वो सन 1928 में बनाया गया था। तो जो भारत में पहला श्रम संगठन मुख्यालय बनाया गया था वो बनाया गया था, कार्यालय बनाया गया था वो बनाया गया था सन 1928 में बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इनमें से क्या है जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की देखिए विशेषता जो है, तो हमारा भारतीय संविधान लिखित भी है, लचीला भी है और संप्रभु भी है, जबकि उसका धर्म शासित नहीं। तो भारतीय संविधान की जो विशेषता नहीं है वो धर्म शासित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये देखिए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो है सिक्किम है। कौन सा है? तो वो सिक्किम है जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहरी स्थानीय सरकारों के निम्नलिखित में से कौन से कार्य? तो शहरी स्थानीय सरकारों के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? चलिए देखते हैं। स्वास्थ्य संस्थानों का रखरखाव करना ये है, स्वास्थ्य संस्थानों का रखरखाव करना ये है। बाजारों का रखरखाव करना ये भी है, तो बाजारों का रखरखाव करना भी है। सार्वजनिक टीकाकरण, ये सार्वजनिक टीकाकरण नहीं है। जलापूर्ति भी है, तो जलापूर्ति भी है। तो ये देखिए ऑप्शन किस में मिल रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य संस्थानों का रखरखाव करना, बाजारों का रखरखाव करना और जलापूर्ति को करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये जो पांगी घाटी है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये जो पांगी घाटी है ये भारत के हिमाचल प्रदेश में है। तो ये भारत के हिमाचल प्रदेश में है, जो कि हिमाचल के चंबा जिले में है। तो भारत के हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में, हिमाचल के चंबा जिले में है। तो ये चंबा जिले में है। जो हिमाचल प्रदेश का राज्य का जो गठन हुआ था ये हुआ था सन 1971 में हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था ये सन 1971 में हुआ था, 19वें राज्य के रूप में हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था सन 1971 में हुआ था और ये 19वें राज्य के रूप में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए चलिए इन कथनों पर विचार करते हैं। तो वित्त आयोग एक असंवैधानिक निकाय है? तो नहीं, तो वित्त आयोग एक असंवैधानिक निकाय नहीं है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो यानी कि पहला गलत हो जाएगा। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्त सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। संघीय वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय सहायता के लिए संस्तुति कर सकता है, यानी कि इसके आंसर जो होंगे दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो एक होगा और ना ही दो हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिम्स्टेक की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो बिम्स्टेक की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो बिम्स्टेक की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता जो की है वो की है थाईलैंड ने की है। किसने की है? तो ये थाईलैंड ने किया है। तो बिम्स्टेक का जो गठन किया गया था, तो बिम्स्टेक का गठन किया गया था जून सन 1997 में किया गया। तो बिम्स्टेक का गठन जो किया गया था सन 1997 में किया गया था। और ये बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है ये है ढाका में बना हुआ है। तो बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है ये ढाका में बना हुआ है। ढाका जो कि बांग्लादेश में पड़ता है। जो ढाका जो है ये बांग्लादेश में पड़ता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्तर पर आपदा निवारण तथा राहत उपायों के लिए उत्तरदायी है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्तर पर आपदा निवारण तथा राहत कार्यों के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा होगा? अगर आप लोगों को पता है तो आंसर कमेंट करिए। तो ये हो जाएगा जिलाधीश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो ये जिलाधीश हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित योजनाओं को रिलीज के वर्ष के क्रम में
व्यवस्थित कीजिए। तो योजनाओं को चलिए रिलीज के वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। कौन सी योजना कब आई थी, आइए चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए ये विमुद्रीकरण जो हुआ था ये कब हुआ था, आप लोगों को शायद याद हो विमुद्रीकरण कब हुआ था। तो ये देखिए विमुद्रीकरण जो हुआ था ये हुआ था 8 नवंबर सन 2016 में हुआ था। यानी कि ये विमुद्रीकरण हुआ था ये 8 नवंबर सन 2016 को हुआ था। माल और सेवा कर अधिनियम जीएसटी कब आया था, तो ये जो माल और सेवा कर अधिनियम जीएसटी आया था ये आया था जुलाई 2017 में आया था। कब वो आया था, तो ये आया था जुलाई 2017 में आया था। तो जीएसटी आई थी जो 2017 में आई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो आई थी, तो ये प्रधानमंत्री जो जन धन योजना आई थी ये आई थी 28 अगस्त सन 2014 को आई थी। तो ये प्रधानमंत्री जन धन जो योजना आई थी ये 28 अगस्त सन 2014 को आई थी। तो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त सन 2014 को आई थी। जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आया था ये आया था सन 2015 में आया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आया था सन 2015 में आया था। यानी कि सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले जो आया था प्रधानमंत्री जन धन योजना आई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी से स्टार्ट होगा, यानी कि ए और बी और सी नहीं होगी तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जो विमुद्रीकरण आया था ये आया था 8 नवंबर सन 2016 को हुआ था। माल और सेवा कर अधिनियम जीएसटी जो आया था ये आया था जुलाई सन 2017 को आया था। और प्रधानमंत्री जन धन योजना जो आई थी ये आई थी 28 अगस्त सन 2014 को आई थी। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान आया था वो योजना आई थी वो आई थी सन 2015 में आई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद हैं वो 448 अनुच्छेद हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कारोबारियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नई स्टार्टअप नीति 2020 को कब मंजूरी दी है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में नई स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी कब दी है, तो ये मंजूरी उन्होंने दी है जुलाई 2020 में दी थी। तो ये मंजूरी जब दी थी वो दी थी जुलाई 2020 में दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है ये किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट करिए। तो ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है ये दिया जाता है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, तो ये दिया जाता है संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशगंद समझौता कब हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशगंद समझौता कब हुआ था, ताशगंद समझौता। तो ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशगंद समझौता हुआ था ये हुआ था 10 जनवरी सन 1966 में हुआ था। ये हुआ था 10 जनवरी सन 1966 में हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद समझौता हुआ था ये हुआ था 10 जनवरी सन 1966 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तट रेखा कितने भारतीय राज्यों तक विस्तृत है, तो ये जो भारत की तट रेखा है वो कितने भारतीय राज्यों तक विस्तृत है, तो ये जो भारत की तट रेखा है ये भारत के 9 राज्यों तक विस्तृत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का 101वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान का 101वां संशोधन किससे संबंधित है, तो ये जो 101 नंबर का जो संशोधन हुआ था ये हुआ था माल और सेवा कर लागू करने के लिए। किसके लिए हुआ था, ये हुआ था माल और सेवा कर लागू करने के लिए, यानी कि जीएसटी के लिए है। यानी कि 101वां जो संविधान संशोधन है वो जीएसटी के लिए किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है, तो कौन से पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है, तो ये चुना गया है भीमसेन शर्मा और विजेश कुमार निगम। यानी कि भीमसेन शर्मा और विजेश कुमार निगम इन दोनों ही लोगों को
राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण युग संस्कृति के साक्ष्य में पाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण युग संस्कृति के साक्ष्य कहाँ पाए गए हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण युग संस्कृति के साक्ष्य पाए गए हैं, ये पाए गए हैं मिर्जापुर में। ये मिर्जापुर में पाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन सा शहर है जो यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ये यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है एबरडीन जाना जाता है। तो कौन सा जाना जाता है? तो ये एबरडीन जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो निम्नलिखित में किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है ये 11 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत में 11 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुरुआत की गई थी सन 1999 में की गई थी। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुरुआत की गई थी 11 मई सन 1999 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवाई अड्डों पर निर्बाध और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए डिजी यात्रा के लिए कौन सी उन्नत तकनीक लागू की जा रही है? तो हवाई अड्डों पर निर्बाध और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान कराने के लिए डिजी यात्रा के लिए कौन सी उन्नत तकनीक लागू की जा रही है? तो इसके लिए जो उन्नत तकनीक लागू की जा रही है वो है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। तो ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है जो लागू की जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लेह लद्दाख में नहीं पड़ता? तो इनमें से कौन सा दर्रा है जो लेह लद्दाख में नहीं पड़ता है? तो लेह लद्दाख में जो दर्रा नहीं पड़ता है तो इनमें देखिए इमेशला दर्रा है भी लेह लद्दाख में पड़ता है, उमली गला दर्रा है भी लद्दाख में पड़ता है और अदर दर्रा है भी लद्दाख में पड़ता है। जबकि जिलेबला दर्रा ये लद्दाख में नहीं पड़ता, ये पड़ता है ये सिक्किम में पड़ता है। ये जो जिलेब दर्रा है ये सिक्किम में पड़ता है, यानी कि ये सिक्किम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस महिला नेता ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो किस महिला नेता ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व जो किया था तो कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो देखिए टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो जिसमें से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था वो किया था सरोजनी नायडू ने किया था। तो भारत का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वो किया गया था सरोजनी नायडू ने किया था। और ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 5 मार्च सन 1931 में हुआ था। तो ये द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये 5 मार्च सन 1931 में हुआ था। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को ही गांधी इरविन समझौता भी बोलते हैं, इसे गांधी इरविन समझौता भी बोलते हैं, गांधी इरविन समझौता भी बोलते हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 5 मार्च सन 1931 में हुआ था। इसमें जो अध्यक्षता की थी वो की थी सरोजनी नायडू ने की थी और इसे गांधी इरविन समझौता भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय जैन परिषद जो बल्लभी में आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जैन परिषद देखिए, जो जैन परिषद हुई थी वो टोटल 2 जैन परिषद हुई थी, जिसमें से जो पहली जैन परिषद हुई थी, फर्स्ट जो जैन परिषद हुई थी वो हुई थी 300 ईसा पूर्व पहले हुई थी। वो जो हुई थी 300 ईसा पूर्व पहले हुई थी और ये पाटलिपुत्र में हुई थी। जो पहली जैन परिषद हुई थी ये 300 ईसा पूर्व हुई थी, ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसकी जो अध्यक्षता की थी ये उसकी अध्यक्षता की थी स्थूल भद्र ने की थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी स्थूल भद्र ने की थी। पहली हुई थी जो 300 ईसा पूर्व हुई थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी स्थूल भद्र ने की थी। और जबकि जो दूसरी जैन परिषद हुई थी वो हुई थी 512 ईसा पूर्व हुई थी, यानी कि दूसरी जो जैन परिषद हुई थी वो 512 ईसा पूर्व हुई थी और वो बल्लभी में आयोजित की गई थी। और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो देववर्धनी क्षमा श्रमण द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता की गई थी देववर्धनी क्षमा श्रमण द्वारा की गई थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय और भौतिक लाभ के लिए डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट का उपयोग करने की
जाने वाली अवैध गतिविधियों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वित्तीय और भौतिक लाभ के लिए डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट का उपयोग करने की जाने वाली अवैध गतिविधियों यानी कि अवैध गतिविधियों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है साइबर क्राइम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें साइबर क्राइम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना प्रमुख रूप से निम्नलिखित में किस जंतु की रक्षा के लिए की गई थी? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस जंतु की रक्षा के लिए की गई थी? तो ये की गई थी हिम तेंदुआ की रक्षा के लिए की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो भारत में किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो कौन सा उसमें होती है? तो ये होती है कोरोमंडल तट में। किससे होती है? तो ये कोरोमंडल तट में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का सेनापति था और उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना भी की थी? तो कौन सा था जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था और उसने भारत में गुलाम वंश की भी स्थापना की थी? तो जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था और उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी वो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वां वार्षिक अधिवेशन मार्च में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वां वार्षिक अधिवेशन मार्च में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये जो आयोजित किया गया था कौन से शहर में? तो ये आयोजित किया गया था प्रयागराज में आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये प्रयागराज में आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकारियों की रक्षा के बारे में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो अधिकारों की रक्षा के लिए आइए चलिए कथन पहले देखते हैं क्या है। सफाई कर्मचारी आंदोलन ने 2003 में एक जनहित याचिका दायर की थी। हाँ, तो सफाई कर्मचारी आंदोलन ने 2003 में एक जनहित याचिका दायर की थी, ये सही है। मैला ढोने से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो मैला ढोने से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यानी कि ए और बी दोनों सत्य हैं और बी ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सत्य हैं और बी ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता कौन सी थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकासी व्यवस्था थी? तो वह पहली प्राचीन सभ्यता कौन सी थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकासी की व्यवस्था थी? तो वो कौन सी थी? तो वो थी सिंधु घाटी सभ्यता थी। कौन सी थी? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी स्वतंत्रता सेनानी उत्तर प्रदेश की राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? तो कौन सी जो स्वतंत्रता सेनानी थी जो उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? तो वो कौन सी थी? तो वो थी देखिए सरोजनी नायडू थी। कौन सी थी? तो वो सरोजनी नायडू थी जो कि 1947 से 1949 के बीच भारत की राज्यपाल रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए उत्तर प्रदेश की भारतेंदु नाट्य अकादमी गोमती नगर और किस राज्य के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए उत्तर प्रदेश की भारतेंदु नाट्य अकादमी गोमती नगर और किस राज्य के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये किए गए हैं कौन से? तो ये किए गए हैं सिक्किम पर। किसके लिए किए गए? तो गोमती नगर और सिक्किम राज्य के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। तो किनके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। तो आप लोगों ने टेस्ट तो पूरा जरूर अटेम्प्ट किया होगा। अगर आप लोगों ने पूरा टेस्ट अटेम्प्ट किया है तो आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों की कितने नंबर बन रहे हैं। अगर आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को वहाँ पर इस टेस्ट की PDF मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें और ऐसी क्लासेस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें।